हाय, मैं हूं अंकित सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप मेनिया पे। कल के क्लास में रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया था। हम रिसोर्सेज के बारे में समझे थे कि क्या होता है। अब ये देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कि रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और उससे होने वाले सारे डेवलपमेंट को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है कि अगर रिसोर्सेज का यूज देखा जाए कि क्या यूज है हमारे लाइफ में, रिसोर्सेज कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, तो वो ऐसे है। सबसे पहले वो रिसोर्सेज जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। जैसे कि अगर अच्छे ढंग से लाइफ स्पेंड करना है, अच्छे ढंग से एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर स्पेंड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके चले तो एक क्या है, एक नॉर्मल सा अगर बाइक लेके चले तो ये क्या है, ये भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। बाइक भी क्या है, रिसोर्सेज है। अब ये रिसोर्सेज क्या हो जाएगा कि अगर बाइक है तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, थोड़ा इंप्रूव करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो गया, इंप्रूव किया। अब इसके लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो अगर पेट्रोल ही लेके चले हम तो पेट्रोल क्या है, ऐसे अगर नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करना, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन को सर्वाइव करना है लाइफ में, डेवलप करना है खुद को, तो उसके लिए क्या चाहिए, अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज हम लोगों को ह्यूमन सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। रिसोर्सेज वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इससे क्या होता है कि जैसे रिसोर्सेज है, पेट्रोल है, कोल है, इन सारे रिसोर्सेज से क्या किया, हम अपना लाइफ तो अच्छा कर लिए, लेकिन ये क्या है, नेचर के द्वारा, बाय द नेचर ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो जब ये पता चलता है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो कुछ इंडिविजुअल क्या करते हैं कि उस रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, मतलब कि अनजुडिशियस, मतलब अनप्लान्ड। अनप्लान्ड कहने का मतलब कि कोई आगे पीछे का सोचना नहीं है, कुछ उसको अलग एक ये प्लान नहीं करना है, जितना मिल रहा है उसको यूज कर लेना है, जरूरत से ज्यादा। अगर जरूरत कम है तो उसके जगह पर वो जहां पे 100 ग्राम्स का जरूरत है, जहां पे 1 लीटर का जरूरत है, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, 5 लीटर यूज कर रहे हैं। तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको फ्री मिला है नेचर से, है ना। जब ये पता चला कि क्या है, रिसोर्सेज जो है वो क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो आप उसको इनडिस्क्रिमिनेट अनप्लान्ड वे में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, रिसोर्सेज पे और नेचर्स पे। तो जो सबसे पहला है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। जो अनप्लान्ड वे में अगर आप यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो जो उसका सबसे पहला इफेक्ट है वो क्या है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन कि वो एंड के कगार पे आ गया है। डिप्लेशन मीन्स क्या कि जब आप किसी रिसोर्सेज को अनप्लान्ड वे में यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज कर रहे हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो रिसोर्सेज डिप्लेट कर जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला इफेक्ट ये है कि अगर आप अपने ग्रीड के लिए ग्रीड को सेटिस्फाई कीजिएगा तो उससे क्या होगा, डिप्लेट करेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। दूसरा जो है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड which in turn divide the society in two segment। पहला have और have not, या फिर rich और poor। मतलब कि अगर किसी रिसोर्सेज को आप किसी एक हाथ में दे देते हैं, अगर किसी रिसोर्सेज को, जैसे कोई एक एग्जांपल लेके चले, जैसे क्या पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जैसे क्या किया, रिलायंस को दे दिए, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को दे दिए। अब वो क्या हो गया कि पूरे के पूरे रिसोर्स जो है वो किसी एक हाथ में चला गया, पूरा रिसोर्स क्या हुआ, एक हाथ में चला हो गया। तो अब वो जैसे चाहेगा उस तरीके से क्या करेगा, रिसोर्स को यूज करेगा, है ना। जितना चाहेगा उतना प्राइस उसका हाइक करेगा, जितना चाहेगा उतना कम करेगा। तो जब इसका ये डिमांड बढ़ेगा, जब उसका प्राइस हाइक करेगा, तो ये क्या करेगा, सोसाइटी को दो भाग में ऑटोमेटिक बांटेगा। पहला रिच, वैसे लोग जिनके पास या तो पेट्रोलियम है या फिर उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वो सेगमेंट जो पुअर है, मतलब कि ना उनके पास वो रिसोर्सेज है और ना वो उस चीज को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि अगर एक हाथ में रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर देते हैं, एक हाथ में रिसोर्सेज को दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सोसाइटी को दो सेगमेंट में बांटेगा। पहला हैव और हैव नॉट, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास वो रिसोर्सेज होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होगा, मतलब रिच और पुअर वाला सेगमेंट चलेगा। तीसरा क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि अनप्लान्ड वे में रिसोर्स यूज किया, मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब कि दिस हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल क्राइसिस मींस कि या तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मींस क्या कि राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के इस पे क्या होगा कि जब ज्यादा आप इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज को, अनप्लान्ड वे में ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसके कारण से क्या हो जाएगा कि सबसे पहला जो इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लेनेट पे बोल सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में, तो ग्लोबल लेवल पे जो क्राइसिस आएगा सबसे पहला क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मींस कि अगर कोई एक इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है, कोई भी हो, अगर वो अनप्लान्ड वे में यूज कर रहा है उसको, और उसके कारण जो है ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उसका क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस अगर आ रहा है, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या ग्लोबल वार्मिंग होगा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर तो नहीं होगा, क्या होगा, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब क्या होता है, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पे। तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। तीसरा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक, और उसके यूज करने के कारण अगर कोई एक पर्टिकुलर गैस का अमाउंट इंक्रीज करता है, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसका अमाउंट इन्वायरमेंट में इंक्रीज करेगा तो ऑफ कोर्स इसका निगेटिव इंपैक्ट है ह्यूमन बींग्स पे, लिविंग बींग्स पे। CO2 का क्या है, ये निगेटिव इंपैक्ट है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी बहुत सारा आ सकता है। दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जैसे एक एग्जांपल लेके चले कि हम अर्बनाइजेशन की ओर चल रहे हैं, शहरीकरण की ओर चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके आप उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जब आप उसको बना रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, लैंड को डिग्रेडेट कर रहा है, ठीक है। एक तो वो रिसोर्सेज धीरे धीरे करके क्या हो जा रहा है, खत्म हो रहा है, और उसके अंदर का जो क्वालिटी है लैंड का वो भी खत्म होते जा रहा है ना। तो अब जब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अनप्लान्ड वे में ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या ग्लोबल लेवल पे भी जा रहा है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट पड़ेगा और इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकता है। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग, राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ पे, उसका इफेक्ट हर जगह पे पड़ सकता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, लैंड डिग्रेडेट करेगा, लैंड की क्वालिटी डिग्रेडेट करेगा। तो ये सारा क्या है, ये सारा इफेक्ट है जब आप रिसोर्सेज को अनप्लान्ड वे में यूज करते हैं तब। अब क्या है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय द फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्री, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। ये जो अनप्लान्ड यूज है, इनडिस्क्रिमिनेट वे में आप जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अगर ये ट्रेंड लंबे समय तक चलते रहा तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जो हमारा प्लेनेट है, अर्थ है, वो खतरे में आएगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि लाइक CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर ग्लोबल CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग आएगा उसके इफेक्ट के हिसाब से। तो जब हीट बढ़ेगा तो पूरे अर्थ को इफेक्ट पहुंचाएगा, पूरे अर्थ को इफेक्ट पहुंचाएगा, और आने वाले समय में क्या होगा कि वो टेम्परेचर अर्थ के लिए खतरनाक बनेगा। मतलब कि अब जब ज्यादा आप रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं तो वो क्या करेगा, आगे चल के प्लेनेट को खतरे में भी डाल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसलिए बोला जाता है देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर आप अच्छे ढंग से सस्टेनेबल एग्जिस्टेंट चाहते हैं, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मींस कि ऐसा एग्जिस्टेंट जो अभी की जरूरत को भी पूरा कर दे और आने वाले समय में भी उसका क्या हो, कमी ना हो, और इन्वायरमेंट का भी ज्यादा नुकसान ना हो। सस्टेनेबल कहने का मतलब क्या है, सस्टेनेबल मींस कि जिसका इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट कम हो, हमारा जरूरत भी पूरा हो जाए और वो क्या हो, उसका निगेटिव इफेक्ट भी इन्वायरमेंट पे कम हो। तो अगर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस चाहते हैं अर्थ पे, इन्वायरमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी क्या हुआ कि इस वे में जब रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा इफेक्ट आ रहा है, और इस इफेक्ट से बचने के लिए और इस डेंजर से बचने के लिए, निगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए रिसोर्स प्लान करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन इससे प्रीवियस ईयर में आया था, लिस्ट द प्रॉब्लम विच रिजल्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय द मैन। मतलब कि वो सारा रिजल्ट लिखिए, वो सारा रिजल्ट बताइए
जब किसी रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज किया जाता है, मतलब अनप्लान्ड वे में अगर किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे होगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला, इट हैज रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। सबसे पहला क्या था, द प्रॉब्लम ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज आर, मतलब कि रिसोर्सेज को अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करते हैं तो उससे जो जो इफेक्ट आएगा वो फॉलोइंग है। पहला क्या है, इट हैज रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ मेनी रिसोर्स। इनडिस्क्रिमिनेट वे में, अनप्लान्ड वे में अगर यूज करते हैं तो सबसे पहला तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा, मतलब डिप्लीशन कहने का मतलब कि वो एंड के कगार पे चला जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल का। कोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर आप उसको इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करते हैं, अनप्लान्ड वे में यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा, वो रिसोर्सेज डिप्लेट कर जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला इफेक्ट है, ये मेंशन करना होगा। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड व्हिच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, हैव और हैव नॉट। सेम वही चीज कि अगर इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करने का मतलब क्या है कि अगर आप उस रिसोर्सेज को किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर हैंड में आप दे देते हैं तो वो सोसाइटी को क्या करेगा, हैव और हैव नॉट में बांटेगा, मतलब रिच और पुअर में बांट देगा। एक वैसे लोग होंगे जिनके पास वो रिसोर्सेज पूरा होगा और या फिर वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे सेगमेंट ऐसा, दूसरा सेगमेंट, दूसरा कम्युनिटी ऐसा होगा जिसके पास वो चीज ना वो अफोर्ड कर सकता और ना उसके पास वो होगा। ठीक है, तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करने से क्या होगा, इट हैज लेड ग्लोबल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी समझ क्या है। दूसरा, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो था इतना क्या था, रिजल्ट था अगर आप किसी रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करते हैं तब। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल। तो ये पहला था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखते हैं कि उसको प्लान कैसे करते हैं और प्लान क्यों जरूरी है। एक क्वेश्चन इससे और है एक क्वेश्चन इससे और है जो टर्म 1 16-17 दोनों साल 16-17 वाला सेशन में टर्म 1 में पूछा गया था कि व्हाई इज द एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। अभी हम क्या समझे कि इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा था इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करने का, तो हमको क्या समझ में आया कि अब उस चीज को प्लान करना बहुत जरूरी है। मतलब अब उसको इनडिस्क्रिमिनेट वे में ना यूज करके अगर एक प्लानिंग करके उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो अब ये क्या पूछ रहा, यही क्वेश्चन सेम इस क्वेश्चन में वही पूछा कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों इसेंशियल है। रिसोर्स प्लानिंग क्यों इसेंशियल है, इसके बारे में इसके लिए 3 रीजन बताइए। तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय द फ्यू इंडिविजुअल कंटिन्यू द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। ये बोला कि अगर आप रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते हैं, रिसोर्स को प्लानिंग करके अगर यूज नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, आगे चल के हम जो प्लेनेट है हमारा वो डेंजर में आ जाएगा, खतरा में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका निगेटिव इंपैक्ट है। तो पहला रीजन हम दे सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए कि इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। दूसरा क्या है, प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोला कि अगर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस चाहिए, रीजन ही पूछ रहा कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, तो दूसरा रीजन क्या है कि अगर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस चाहिए, सस्टेनेबल मींस कि वैसा एग्जिस्टेंस जो हमारा जरूरत भी पूरा कर दे अभी के लिए और उसका कोई ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट भी ना हो और फ्यूचर के लिए भी वो बचा रहे, है ना। कोई भी रिसोर्स जैसे कोल है तो उसको हम ऐसे यूज करें कि अभी भी हमारी जरूरतों को पूरा कर दे और वो आने वाले समय के लिए भी क्या रहे, बचा रहे, ताकि हम आगे भी उसको क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो अगर इस तरह से सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस चाहिए तो रिसोर्स प्लानिंग इसेंशियल है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे इतना डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज को लेकर कि कहीं पे किसी रिसोर्स का पूरा भरमार है, पूरा भरा हुआ है, और कहीं पे उसका लैक है, मतलब कमी है। तीसरा जो दे सकते हैं रीजन वह इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। मतलब कि अगर आप रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते हैं, ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसको खत्म करते हैं, तो वो क्या होगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये तीसरा रीजन हम दे सकते हैं क्या कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग हमारे प्लेनेट के लिए जरूरी है, रिसोर्स के लिए प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। ये 2016-17 वाला सेशन में टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ये मार्किंग स्कीम क्या था, अभी यहां पर क्या हुआ
कि 3 रीजन पूछा है, तो अब जो इसमें बोर्ड क्वेश्चन देगा, अभी 3 पॉइंट पूछा, तीनों पॉइंट के लिए 1-1 नंबर, मतलब कि हर पॉइंट पे 1 नंबर, तो कितना हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2016-17 का सेशन जो था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जो है, अब इसके लिए क्या किया गया कि जब ग्लोबल का बात आता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस चीज का बात आता है, वर्ल्ड लेवल मींस कि जब आप इनडिस्क्रिमिनेट वे में, अनप्लान्ड वे में उस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे तो फिक्स नहीं है, वो क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को उस चीज पे क्या कर रहा है, उस चीज के लिए इफेक्ट पहुंचा रहा है, मतलब कि उसका जो निगेटिव इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे हो रहा है। तो अब जब वर्ल्ड पे हो रहा है तो हर एक कंट्री के जो लीडर्स हैं उसके लिए फियर्ड है, स्केयर्ड है, डरे हुए हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप लिया गया, तो एक अर्थ समिट रखा गया ब्राजील में। क्या किया गया, एक अर्थ समिट रखा गया 1992 में, जो कहां रखा गया था, ब्राजील का एक जगह है रियो दे जेनेरियो, रियो दे जेनेरियो करके एक जगह है, कहां, ब्राजील में, और वो कब रखा गया 1992, मतलब कि जो अर्थ समिट रखा गया था उसका नाम क्या था, जो ये हुआ था उसका नाम था अर्थ समिट, जो रियो डी जेनेरियो में रखा गया था 1992, और ये जगह कहां है, ब्राजील में। ठीक है, और वो जो ये यूनाइटेड बना, ठीक है, तो उसको क्या बोले, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, मतलब कि रिसोर्स को लेके जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, ग्लोबल लेवल पे आया, तो हर एक कंट्री के जो लीडर्स हैं वो क्या किए, एक समिट रखे, एक क्या नाम था उसका, अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में इसको रखा गया। ठीक है, और वहां पर एक कमिटी बना जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। अब क्या बोला गया कि दिस समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। अब ये जो अर्थ समिट रखा गया था वो जो इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल और जो ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा था उसको एड्रेस करने के लिए रखा गया था, उस पे बात करने के लिए कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके निगेटिव इंपैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो जो अर्जेंट प्रॉब्लम था क्या था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। पिछले वाले टॉपिक में क्या देखें कि इनडिस्क्रिमिनेट वे में जब हम उसको यूज कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ग्लोबल लेवल पे। तो ये जो अर्थ समिट रखा गया था वो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो क्या था, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो उसको बचाने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वो क्या किया गया था, उसको एड्रेस करने के लिए इस अर्थ समिट को रखा गया था। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, सोसाइटी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस कि सोसाइटी का डेवलपमेंट, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो किसका होता है, रिसोर्स का होता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप फास्ट ग्रो कीजिएगा। ठीक है, तो वो हम रिसोर्सेज को ही अनप्लान्ड वे में यूज कर रहे थे, तो जो निगेटिव इंपैक्ट आ रहा था उसको इस यूज करने की वजह से आ रहा था। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसको प्लान करने के लिए, और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मुद्दा था उसको समझने के लिए, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया था, ग्लोबल लेवल पे इस मीटिंग को रखा गया था अर्थ समिट के नाम से ब्राजील में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जितने भी लोग वहां आए थे, जितने भी कंट्री के लीडर्स वहां आए थे, द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जितने भी लोग आए थे वहां आने के बाद क्या हुआ कि सबको ये प्रॉब्लम जेन्युइन लगा, सबको लगा कि नहीं ये जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है ग्लोबल लेवल पे, एक ये मतलब क्या है, इसका निगेटिव इंपैक्ट है और काफी खतरनाक है। ठीक है, तो जब ये बात सबको समझ में आया तो सब क्या हुए, सब एग्री हुए, सब क्या हुए, तो जो उस बात डिक्लेरेशन दिया गया था वहां जो प्रॉब्लम के लिए, वो उसके लिए सब क्या किए, साइन किए, मतलब सब सपोर्ट किए उस चीज को कि नहीं ये ग्लोबल लेवल पे एक प्रॉब्लम है और ये इसको सही करना बहुत जरूरी है। तो अब क्या हुआ कि जब ये मीटिंग रखा गया, ये समिट रखा गया, जब सारा बात हो गया, जब आप एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं ये प्रॉब्लम है, मतलब जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा था उसको आप एक प्रॉब्लम की तरह ले लिए, तो उसके लिए क्या किया गया कि जो वहां पे कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, तो सब के सब जितने भी कंट्री आए थे वो सब क्या किया, इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इंडोर्स मींस कि सब के सब सपोर्ट किए उस चीज पे जो वहां पे कंक्लूजन रखा गया।
मतलब कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो जो कंक्लूजन वहां पे रखा गया कि कैसे प्लान करना, क्या करना, उस पे क्या हुआ कि सारे कंट्री उस चीज को क्या किए, सपोर्ट किए। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा एडॉप्टेड एजेंडा 21, और सब जो है वो क्या किए, एजेंडा 20। अभी एजेंडा 21 के बारे में भी समझेंगे कि वो एजेंडा क्या था, ठीक है। अभी क्या है कि सब के सब जितना भी वहां आए थे ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, सब क्या किए, सब के सब सपोर्ट किए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हम बताए थे कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मींस क्या, कि वो एग्जिस्टेंस या वो डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, मतलब कि वो डेवलपमेंट हम रिसोर्सेज को वैसे यूज करें, अपने डेवलपमेंट के लिए कोई भी रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करे, और वो क्या हो, फ्यूचर जनरेशन के नीड के साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज ना करे। ऐसा नहीं कि आप रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में क्या कर लिए, यूज कर लिए, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम आया और फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्सेज नहीं बचा। तो वैसा नहीं, वो डेवलपमेंट, ठीक है, उस तरीके से यूज करना जो एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करे और फ्यूचर नीड को कॉम्प्रोमाइज भी ना करे, आगे के लिए भी वो क्या रहे, बचा रहे, तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जितने भी कंट्री आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए सब एजेंडा 21 एडॉप्ट किए और सब सपोर्ट किए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो अब इससे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से ये निकलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम लिख सकते हैं the development that should take place without the damaging the environment and do not compromise with the need of future generation, मतलब कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्या करे, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हो और साथ में क्या हो कि फ्यूचर जनरेशन के साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज ना करे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। अब जो है अगला टॉपिक कि हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और है, राइट द मेजर फीचर्स ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, मतलब कि अभी जो हम पढ़ के आए उसमें मेजर फीचर्स क्या क्या था, जो अर्थ समिट रखा गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, उसका फीचर्स क्या क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। जितना पॉइंट का रहेगा उसके हिसाब से क्या होगा, उसका मार्किंग होगा। सबसे पहला कि 5 मेजर फीचर्स ऑफ रियो डी जेनेरियो आर फॉलोइंग। सबसे पहले क्या था कि 1992 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहला क्या था कि ये पहला अर्थ समिट था, ये क्या था, इसका सबसे मेजर फीचर क्या है कि ये पहला अर्थ समिट था जो ग्लोबल लेवल पे होने वाले इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया था, रखा गया था। मतलब ये समिट जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे था, कई कंट्री के लोग यहाँ पे, कई कंट्री के लीडर्स यहाँ पे हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो पहला फीचर क्या हो जाएगा कि 1992 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर इंटरनेशनल अर्थ समिट। इंटरनेशनल मतलब कि कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय, कि पूरे कंट्री का मतलब जितने भी बड़े बड़े कंट्री थे सब इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंटरनेशनल लेवल पे, पहला। दूसरा क्या था कि द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम। ये समिट जो था वो जो इन्वायरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम है, जो अर्जेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए रखा गया था। और क्या क्या था वो, सबसे पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ग्लोबल लेवल पे। तीसरा क्या इसमें तर्क दे सकते हैं, द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और जितने, तीसरा फीचर क्या हो जाएगा कि जितने भी लीडर्स वहां पे आए थे वो सब क्या किए, सपोर्ट किए उस ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को। सबको लगा कि नहीं ये डाइवर्सिटी है और ये ग्लोबल तौर पे ये प्रॉब्लम है, इस पे बात करना होगा, ठीक है, और इस पे सॉल्यूशन भी इसका लाना होगा। चौथा जो इसका था वो क्या था, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21। और क्या हुआ कि जो चौथा सबसे मेजर फीचर था कि जितने भी लीडर्स इंटरनेशनल लेवल से यहां पे आए थे वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 को अडॉप्ट किए, और सब जो है वो फॉरेस्ट प्रिंसिपल को क्या किए, सपोर्ट किए। मतलब
कि एजेंडा 21 एडॉप्ट किए और फॉरेस्ट प्रिंसिपल को सपोर्ट किए और लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम जेन्युइनली ये कोई प्रॉब्लम है। अब जो है अब एजेंडा 21 कि एजेंडा 21 है क्या। अगर एजेंडा 21 देखा जाए जो सब एडॉप्ट किए थे उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो वो क्या, इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट मींस फाइट, लड़ना, उससे बचना, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि ये एक एजेंडा है, ये क्या है, ऐसे समझते कि एक तरीका है, ठीक है। वहां पे एक सॉल्यूशन दिया गया जिसमें क्या बोला कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जो ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट को जो प्रॉब्लम हो रहा है, वहां जो डैमेज आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, उनसे लड़ने के लिए और उनका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाएगा कि ग्लोबल तौर पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक दो देश क्या करेंगे, मतलब एक दूसरे का साथ कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं किसी चीज को कि नहीं इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, वो बोल रहा है इसके लिए आप, जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या करेगा, एक कोऑपरेशन करके, मतलब कोऑपरेशन करने का मतलब कि एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के हेल्प से जो ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा उससे लड़ना और उससे ऊपर उठना। ये क्या था, एक एजेंडा था जो रखा गया। और इसका सबसे स्पेशल बात क्या था कि सबको बोल दिया गया कि आप अपने लेवल पे ही देखिए, कोई प्रिंसिपल आपको नहीं बताया जा रहा है कि आप उसके साथ क्या कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी ये तरीका नहीं बताएगा, क्या बोला गया कि सब आप लोकल लेवल पे ही क्या कीजिए, सब जितने भी लोकल गवर्नमेंट है, जितने भी लीडर्स आए थे, सबको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने लोकल लेवल पे ही देखिए। क्यों, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है, हर कंट्री का एक अलग सिस्टम है, हर कंट्री में अलग रिसोर्स है, हर कंट्री में अलग ये है, तो आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने लोकल लेवल पे ही क्या कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए।